ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर, है ना, 1 नंबर वाला। तो क्वेश्चन ही पहले गलत दिया है कि क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन है ना, 1 into 8, और क्वेश्चन का नंबर यहाँ 7 दिया हुआ है। एक मेजर मिस्टेक, जिस एक नंबर वैसे ही इन लोग खराब किया हुआ है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड क्या है, सभी को पता होगा आई थिंक। क्या अशोक, क्या है फर्स्ट एड? हाँ, कोई भी फर्स्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम जो उसके लाइफ के लिए बेसिक्स हो, दैट इज फर्स्ट एड। 1 लाइनर लिखना है, इतना काफी है। दूसरा है कि कौन सा विटामिन है जो नाइट ब्लाइंडनेस काउज कर रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए। उसके बाद क्वेश्चन है आईडीडीएम। आईडीडीएम पढ़े हैं आप? पढ़े हैं आप, बट नोट्स में भी है, बट उतना ध्यान नहीं दिए होंगे। ये है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज, है ना। इसको टाइप 1 डायबिटीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे कि मे भी जेनेटिकल हो सकता है ये। इसमें हमारा पेनक्रियाज में क्या होता है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या बहुत कम इंसुलिन बनता है। तो कम इंसुलिन बनेगा तो हमारा क्या होगा कि शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, क्या यही करेगा? तो यही है हमारा आईडीडीएम। उसके बाद है कैल्शियम का फंक्शंस क्या है, क्यों जरूरी है कैल्शियम हमारे लिए? हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए, ऑब्वियस। उसके बाद है कि सिप्लीस काउज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है? ट्रोपिनेमा पैलिडियम। उसके बाद हुपिंग कफ किससे काउज होता है, तो बॉडी टेला पर्टूसिस। ये सब आप याद किए होंगे। उसके बाद है इपिडेमियोलॉजी क्या है, कोई भी बीमारी फैल रहा हो या कंट्रोल कर रहा हो, किस पैटर्न में फैल रहा हो, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका जो साइंटिफिक स्टडी होता है इसी को हम लोग इपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। ये 1 लाइनर था, 1 मार्क्स का। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि डिफाइन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा स्टेट होता है जब हम खुद को सराउंडिंग से मैच कर रहे हैं, है ना। तो अब कैसे मैच करेंगे हम, कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं हम, ठीक है, तो वो एकदम एप्रोप्रिएट हो कि उसके लिए हमको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। मान लीजिए आप दुकान गए कुछ कपड़ा खरीदने, तो आपके पास ऑरेंज कलर है, आपके पास रेड कलर है, ठीक है, आपने एक चीज चूज किया, ठीक है, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ऑरेंज चूज किया, हमको ये रेड लेना चाहिए था घर आके। ऐसा बहुत बार हमारे पास हमारे साथ होता है। तो ये क्या है, हमारा मेंटल स्थिति, कि हम कितना शार्प सोच पाते हैं, कितना अच्छे से सोच पाते हैं, एकदम सटीक सोच पाते हैं। तो ये हमारा है मेंटल हेल्थ। ये भी एग्जामिनेशन में आने का चांस था, क्योंकि बोले थे एक न एक मेंटल आएगा, ये फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, एक और क्या था, सोशल हेल्थ। इन तीनों में से कोई एक आना था। तो आई थिंक ये भी आप लोग लिखे ही होंगे। उसके बाद है कि सिम्टम्स ऑफ क्वासिक्योर। क्वासिक्योर क्या होता है? पीएम है, प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मेलन्यूट्रिशन के कारण ये बीमारी होता है। तो इसका सिम्टम्स लिखने आया है। तो 2 टाइप्स के डिजीज हमने पढ़ा थे इसमें, एक मेरास्मस और एक ये। मेरास्मस में क्या था, एकदम हड्डी वाला बच्चा, एकदम जिसका लीन थीन बच्चा। दूसरा एक मोटा ताजा बच्चा, मून फेस, गोल मुंह टाइप का, पेट निकला हुआ वाला। तो यही सब उसका सिम्टम्स है। क्या? हाँ, बाल का कलर खराब, मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को आप देखे होंगे, जो स्लम वाले बच्चे हैं, उनका कलर हेयर का थोड़ा अलग हो जाता है ना, ग्रे, मतलब क्या, आजकल तो खैर ट्रेंड है वो कलर, बट उनका थोड़ा अलग टाइप का कलर दिखेगा, क्या बोलते हो, रेड या ब्राउन टाइप का। तो वो ब्रिटल हेयर है, बहुत बाल झड़ने लग जाएगा, कलर जो ब्लैकिश कलर है वो लूज करने लग जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगा। तो ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं। उसके बाद है एलिशा टेस्ट। क्या होता है? एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ये बेसिकली कब किया जाता है, कि कोई भी तरह के एंटीबॉडीज को हमको जांच करना हो, तो हम लोग ऐसे एलिसा टेस्ट करते हैं। मतलब कोई भी फॉरेन चीज अगर हमारे बॉडी में आता है, तो हमारा क्या होगा, एंटीबॉडीज बढ़ जाएगा। क्या एंटीजन जैसे आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा, तो हमारा क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडीज ज्यादा हो जाएगा आपके बॉडी में। प्रोटीन्स पार्टिकल्स में कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स में कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे। तो एलिसा टेस्ट क्या करता है, उसी को मापता है कि जो पहले एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में नॉर्मली कितना होना चाहिए, अभी कितना। तो यही जो टेस्ट है इम्यूनोलॉजिकल ऐसे है बेसिकली, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज, एंटीजन, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स को मेजर करता है। ठीक है, बेसिकली इसका यूज हम लोग एचआईवी इन्फेक्शन में करते हैं, या कोई भी तरह का इन्फेक्शन अगर हुआ रहता है हमारे बॉडी में, तो हम लोग एलिसा टेस्ट करवाते हैं।
तो आपको पढ़ना था एलिसा टेस्ट कहाँ पे, एड्स में, लेकिन डिफिनेशंस तो नहीं पूछना चाहिए, बट ओके पूछ दिया। तो उसके बाद है कि मेजर आयरन सप्लीमेंटेड फूड, आयरन रिच फूड हमको लिखना है, ठीक है। तो आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है, नट्स, ड्राई फ्रूट्स। अगर कोई भी फोर्टिफिकेशन किया गया है आयरन का, मान लीजिए फोर्टिफिकेशन समझते हैं, मान लीजिए दूध है, दूध पैकेट वाला जो रहता है दूध, उसके ऊपर देखिए लिखा हो गया रहता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, कुछ जो भी चीज उसमें मिलाया गया है, मतलब उसका नेचुरल चीज वो नहीं है। जैसे मान लीजिए राइस है, ठीक है, तो राइस है तो क्या हुआ, राइस, राइस कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है बेसिकली। तो लेकिन अगर मान लीजिए सरकार ने चाहा कि सभी लोग राइस खा रहे हैं, हम इसमें कुछ विटामिन भी मिला दें, तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके क्या करेगा, उसके क्रॉप्स में वैसा राइस उगाएगा जिसमें विटामिन ए भी रहे, जिसको हम लोग पहले बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको गोल्डन राइस भी कहते हैं। तो उसमें क्या है कि मिला दिया गया उसका, वो हाँ हाइब्रिड टाइप का ही है। तो उसमें अब क्या है कि उसका नेचर नहीं था, लेकिन अब उसको मिला के फोर्टिफाई कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया ताकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इनहेंस कर जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम लोग फोर्टिफिकेशंस बोलते हैं। तो वैसा ही आयरन का मिलाया हुआ कोई भी चीज हम लोग सेरल्स ले सकते हैं, जो ओट्स खाते हैं उसमें भी रहता है आयरन कंटेंट, या ब्रेड हो सकता है, या बेसिकली अगर नॉर्मली चाहेंगे तो हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, ये सब में रहता है, बीन्स हो गया, जो भी अंकुरित चीज खा रहे हैं वहां पे हमको आयरन सोर्स मिलता है। अब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, जो में रिपीटेड हो सकता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन है मेंशन डिफरेंट काउज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड देयर प्रिवेंशन। तो ब्लाइंडनेस हम लोग कहाँ पढ़े थे, नॉन कम्युनिकेबल टाइप ऑफ डिजीज में, क्या वहीं पे पढ़े थे ना, कैंसर, ब्लाइंडनेस और डायबिटीज मेलाइटस, क्या पढ़े थे। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि उसका डिफरेंट काउज क्या हो सकता है, अंधापन का डिफरेंट काउज क्या हो सकता है। तो फर्स्ट काउज क्या हो सकता है, कोई भी तरह का कम्युनिकेबल डिजीज जो आंख में हो जाए। मान लीजिए पहले के जमाने में स्मॉल पॉक्स अगर होता था, तो अगर आंख में हो गया तो इलाज तो था नहीं हमारे पास, वैक्सीन तो था नहीं हमारे पास, तो इस टाइप का कोई भी चीज होता था, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, तो वो क्या करता था, आंख लेके चला जाता था, ब्लाइंडनेस काउज कर दिया। दूसरा ट्रैकोमा, ट्रैकोमा पढ़े आप कम्युनिकेबल डिजीज में। तो ट्रैकोमा का लास्ट स्टेज क्या है, ओपेसिटी, आंख में पूरा व्हाइट हो जाता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका आंख ब्लाइंडनेस में आप जा सकते हैं। तो पहला कारण ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज से। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल से भी होता है, आप एक चीज पढ़े होंगे रेटिनोपैथी वाला, मतलब जो डायबिटीज होता है वो क्या करता है कि हमारा जो रेटिना है उसको डैमेज करता है। अगर आपने डायबिटीज बहुत हायर लेवल पे है तो वो आपके नर्व्स को, जो रेटिना के अंदर नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स है, उसको डैमेज करेगा। तो जैसे ही डैमेज करेगा क्या होगा, ब्लाइंडनेस। तो दूसरा कारण ये हो गया, या दूसरा कोई भी ट्यूमर हो गया आंख का, कैटरैक्ट हो गया आंख का, ग्लूकोमा हो गया। तो नॉन कम्युनिकेबल टाइप डिजीज भी क्रिएट कर सकता है, कम्युनिकेबल भी क्रिएट कर सकता है। विटामिन ए हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है विटामिन ए हमारे लिए। तो अब विटामिन ए हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर विटामिन ए नहीं मिला आई साइड गड़बड़ होगा, ऑब्वियस। तो आई साइड विटामिन ए का अगर डेफिशिएंसी हो जाता है तब मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, और कुछ एक बिहेवियर कारण से हो सकता है, जैसे कि बचपन में आपको कहा गया होगा कि लेट के नहीं पढ़ो, है ना, या ऐसे उलट उलट के नहीं पढ़ो, एकदम स्ट्रेट प्रॉपर, फिर टेबल चेयर पे पढ़ो, बताया क्या होगा। तो अब क्यों वैसा है, क्योंकि वो फॉल्टी पोस्चर है, उससे क्या होगा कि आंख पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मे बी आई साइट आपका खराब हो जाए। तो कोई भी फॉल्टी पोस्चर्स में है, या बहुत तेजी के साथ लाइट आ रहा है आपके आंख पे, तो वो आपके नर्व्स को खराब कर सकता है, या बहुत कम लाइटिंग में आप पढ़ रहे हैं तो कैंडल लाइट्स में मना करते हैं पढ़ने के लिए, पुअर लाइटनिंग है, तो इस टाइप का कोई भी चीज अंधापन ला सकता है। कोई तरह का ऑक्यूपेशन जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सीमेंट का पार्टिकल्स जा रहे हैं, वो हालांकि लंग्स के लिए भी बहुत खराब है, लेकिन हम यहाँ पे ब्लाइंडनेस का बात कर रहे हैं, तो हमारे आंखों पे भी जा रहा है क्या, तो वो, तो वहां पे भी खराब हो रहा है। तो कोई भी इस टाइप का माइंस में काम कर रहा है जहाँ विस्फोट हो रहा है, वो आंख में जा सकता है, तो वो आपका ब्लाइंडनेस का काउज कर सकता है। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई भी तरह का बीमारी हुआ आपको, फॉर एग्जाम्पल ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जैसे होता है वैसे आपको इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि उसका लास्ट स्टेज ब्लाइंडनेस है। तो मान लीजिए आपने क्या किया कि एक्सपर्ट के पास नहीं गए, आई वाले डॉक्टर्स के पास नहीं गए, कहाँ चले गए, वैक्स के पास। वो क्या करेगा, खराब कर देगा आंख आपका, कुछ से कुछ दवाई लिख के
कुछ अगर मान लीजिए सुपरस्टिशियस आदमी के पास चले गए, कुछ भी झाड़ फूक करने वाले के चक्कर में तो गए, तो ये सब हमारा मेजर काउज है ब्लाइंडनेस के लिए। कोई दिक्कत? अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो प्रिवेंट करने के लिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेल न्यूट्रिशन ऑफ विटामिन ए के कारण हो रहा है, तो इसको क्या कर रही है सरकार, खुद ही पूर्ति कर रही है। WHO हमारे देश को बढ़ बढ़ के विटामिन ए का बोटल्स भेजता है, फ्री ऑफ विटामिन सभी बच्चों को मिलता है आंगनबाड़ी सब में, पता है ना? हाँ, आंगनबाड़ी में मिलता है, स्कूल्स में मिलता है। तो हम क्या करें, अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें, है ना? विटामिन ए का डोजेस लें, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो वो लें। उसके बाद जिस तरह का इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। कैटरेक्ट टाइप का जो मोतियाबिंद हो रहा है, जिस कारण इलाज नहीं करवाने के कारण लोग का आंख जा रहा है, तो उसके लिए कैंप लगाएं। मोतियाबिंद का कैंप लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? तो मोतियाबिंद का हम इलाज कराएं ताकि हम अंधेपन में नहीं जाए। तो ये सब इसका प्रिवेंशन है। दूसरा क्या है, पर्सनल हाइजीन को हम मेंटेन करें, हेल्थ केयर मेंटेन करें आई में, क्योंकि आई बहुत डेलिकेट है आपका, ठीक है? तो ऐसे करके आप इससे बच सकते हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं को डायबिटीज हुआ है, तो डायबिटीज हमेशा रेगुलर चेकअप कराते रहे, मतलब उस लेवल तक नहीं बढ़े कि आपका ऑक्यूलर प्रेशर काफी बढ़ जाए, कि नस बढ़ जाए, ठीक है? तो ये सब करके आप डायबिटीज सॉरी ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ये डायरेक्ट आपके नोट से आया, ये हम अलग से बनाएंगे, सीधा नोट से कॉपी पेस्ट किए और क्वेश्चंस में बना दिए। उसके बाद एक क्वेश्चंस आया है कि डिफाइन द फॉलोइंग इंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक और मॉर्बिडिटी। इन सभी के बारे में लिखना है। इंडेमिक क्या होता है पता है? आपके नेक्स्ट सिलेबस में ये सारा चीज कि उनको इंडेमिक पढ़ना है, पेंडेमिक पढ़ना है, डिफिनेशंस, ठीक है? आपके बुक्स में था, थोड़ा बहुत था, बट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके लिए एकदम कैरेक्टराइज किया गया है कि ये वर्ड का डिफिनेशंस पढ़ना है, ठीक है? आपको कैरेक्टराइज नहीं किया गया था। तो अब इंडेमिक क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बीमारी हुआ है, ठीक है? अब वो बीमारी हो गया, कभी हुआ होगा, लेकिन अब क्या है कि खत्म है, एंड है, लेकिन उसका कुछ प्रभाव दिखने को मिल सकता है, लेकिन उससे दूसरों को नहीं होता है। अब आपको समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल पोलियो, हमारा देश 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है, 2014 या कुछ साल में, चलिए कोई भी साल में हुआ होगा, 2015 मान के चल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे देश में कोई भी पोलियो आदमी नहीं पैदा हुआ है। पोलियो मुक्त मतलब ये हुआ ना। तो अब क्या हुआ कि इसका मतलब है ये चीज एंडेमिक हो गया, एंड हो गया इसका। लेकिन पोलियो वाले आदमी तो अब देख रहे हैं, पोलियो आदमी देख रहे हैं ना, एक दो स्टूडेंट्स भी है पोलियो वाले। तो अब वो क्या है कि उससे दूसरों को नहीं होगा, जब तक होना था वो हो गया और उसका फेज खत्म हो गया। जिनको हुआ है उसमें ही सिर्फ दिखेगा, है ना? जिसको 14 से पहले जिनको भी पोलियो हुआ होगा वही पोलियो आपको दिखेगा, नया कोई केसेस आपको नहीं दिखेगा। इस टाइप का कोई भी बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, एंड हो गया उसका। लेकिन कुछ एक चीज दिखेगा क्योंकि उसको पहले हो चुका है, ठीक? लेकिन उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने उसका वैक्सीन ले लिया है, पोलियो का वैक्सीन चल रहा है। तो उस कारण क्या है कि अब हमारे देश में पोलियो नहीं होगा, हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। तो इस टाइप की बीमारी को हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा दो वर्ड है, एपिडेमिक और पेंडेमिक। ये दोनों वर्ड आपने कोरोना में बहुत सुना है, पेंडेमिक, एपिडेमिक। तो अब कोरोना का ही दो एग्जांपल है, एंडेमिक और पेंडेमिक। दोनों का क्या है, अगर कोई बीमारी बड़ा पॉपुलेशन पे होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। लेकिन ये बड़ा पॉपुलेशन में होता है लेकिन उसी जगह पे होके रह जाए, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोरोना हुआ कहाँ हुआ, वुहान चाइना में। तो चाइना में पूरे को कर दिया, तो चाइना के लिए ये बीमारी क्या है, एपिडेमिक, ठीक है? क्योंकि उसी कंटेंट में हुआ, वहीं पे रह गया। लेकिन सिर्फ वहां नहीं रहा, दूसरे सारे कंट्री में भी फैल गया। तो जो बीमारी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में चला जाए, एशिया से चला गया कहीं और, इस टाइप का पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेमिक। तो अब ये कोरोना दोनों का एग्जांपल है। चाइना के लिए ये क्या है, एपिडेमिक, और हम लोग के लिए वो क्या है, पेंडेमिक, क्योंकि वो सभी जगह फैल गया है। कोई दिक्कत नहीं, क्या एक कंटिनेंट से बाहर निकल गया तो वो पेंडेमिक बन जाता है। उसके बाद आता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या है, एक होता है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी मृत्यु दर। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, मॉर्बिडिटी, जो आदमी डिजीज कंडीशंस में रहता हो, दैट इज मॉर्बिड।
उसको मॉर्बिड बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोरोना वाला है, कोरोना केसेस का वही याद कीजिए, एक था एक्टिव केसेस, कितना लोग अभी कोरोना में है, कितना लोग ठीक हो गया, कितना लोग मर गया। मर गया तो मॉर्टेलिटी में चला गया, लेकिन कुछ लोग एक्टिव में है और कुछ लोग ठीक हुआ है। तो जो डिजीज कंडीशंस में है, मतलब एक्टिव मोड में है, वो ठीक भी हो सकता है, वो मर भी सकता है, दोनों कैटेगरी हो सकता है। तो जो डिजीज कंडीशंस में है, जो डिसेबल्ड लोग है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्बिडिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 4 का आपको लिखना था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज रेगुलेशन। हालांकि ये HACCP का क्वेश्चन ही नहीं है, ये आपका फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। डोंट नो क्यों दिया आपको, लेकिन चलिए ठीक है, हो सकता है डायबिटीज जो नॉन कम्युनिकेबल वाला है क्वेश्चन, तो उसके लिए दे दिया गया हो। लेकिन आपको HACCP में पढ़ना क्या था, सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, है ना। उसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये अगर आ जाता है तो ये आपका फार्माकोलॉजी हो जाता है, यही फार्माकोलॉजी में बदल देगा इसको। तो आपसे यही पूछ दिया है कि मैकेनिज्म ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज रेगुलेशन कैसे होता है। हालांकि इजी है, बट आप नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये HACCP में नहीं रहना ही नहीं चाहिए। क्यों रहेगा ये जब कोलॉजी में पढ़ना है, आप सेकेंड ईयर में आएंगे, कोलॉजी पढ़ेंगे, डायबिटीज पढ़ेंगे, तो वहां पढ़ेंगे आप। लेकिन आपके पास ऑप्शन था, है ना, क्योंकि आपको 7 क्वेश्चन दिया था, अटेम्प्ट आपको 5 करना था, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। खैर, लेकिन अब क्वेश्चन दे दिया है तो हम पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे कैसे होता है। तो नॉर्मली प्लाज्मा ग्लूकोज रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन सेम है, क्योंकि प्लाज्मा भी पार्ट है ब्लड का। क्या RBC, WBC, प्लाज्मा, ये है ना ब्लड का कंपोजिशन। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लाज्मा ग्लूकोज पूछ दिया, हमको ब्लड ग्लूकोज आता है, दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप एक चीज जानते हैं कि हमारा जो पेनक्रियास है क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। क्या, तो हमारा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड से हमारा, बट हम यहाँ पे बात करेंगे हार्मोन्स का। तो एंडोक्राइन इन नेचर्स का बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि इसमें पेनक्रियास में हमारा बेसिकली 2 टाइप के हार्मोन्स है। पहला क्या है, इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। 2 रहता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन। इसके साथ एक और 2 रहता है, सोमैटोस्टैटिन और एमाइलिन। हालांकि इसके बारे में अगर जिक्र नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इंसुलिन हमारा क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज हो गया तो शुगर को मेटाबोलाइज कर देगा। क्या, और इसके जस्ट उल्टा में क्या करता है ग्लूकागोन, हमारे बॉडी में शुगर लेवल कम हुआ तो उसको ज्यादा करेगा। मतलब इंसुलिन ज्यादा है तो कम करेगा शुगर को, और ग्लूकागोन क्या करेगा, कम है तो ज्यादा करेगा। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, एक पुलिसमैन का काम करता है, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए काम करता है। ना इंसुलिन को बढ़ने देता है, ना ग्लूकागोन को बढ़ने देता है, नॉर्मल प्रक्रिया में। तो अब हमारा क्या हुआ कि नेगेटिव फीडबैक जानते हैं, पॉजिटिव फीडबैक होता है कि जैसे मान लीजिए पेनक्रियाज है हमारा, हमारे बॉडी में किसी भी वजह से अगर आपने खाना नहीं खाया या कुछ भी, पूरा दिन रह सकते हो, तो हमारा एनर्जी मिला नहीं, तो हमारा क्या हुआ कि ब्लड ग्लूकोज कम हो गया। तो जैसे ही कम हुआ तो हमारा क्या करेगा, पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हुआ तो कम होगा तो किसको उठाएगा, अभी हमको ब्लड ग्लूकोज ज्यादा चाहिए बॉडी में, है ना, तो किसको ओके करेगा, ग्लूकागोन को ना। ग्लूकागोन ही हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंसुलिन उसको कम कर रहा है। ये चीज याद रखिएगा, ग्लूकागोन क्या कर रहा है हमारा, कि जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में, ये हम पढ़ाए थे, आपको याद कीजिए बायोकेमिस्ट्री में, कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम खाते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जब भी जरूरत होता है ग्लूकोज में टूटता है, फिर हमको एनर्जी देता है। क्या, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब में हम पढ़े थे ना ऐसा चीज। तो जैसे ही मान लीजिए हमारे बॉडी में शुगर लेवल कम हुआ तो पेनक्रियास क्या किया कि ग्लूकागोन को एक्टिवेट किया। वो क्या किया, जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदला और हमको एनर्जी मिला, और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल में आया। तो अब जब लेवल में आ गया तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली वो चीज करेगा, क्योंकि स्टोर फॉर्म तो बहुत है, तो ये क्या करेगा, एलिवेटेड हो सकता है, आगे और बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन तभी क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक जाता है। जैसे ही हमारे ब्लड में पता चल गया कि शुगर लेवल मेंटेन हो चुका है, तो क्या क्या उल्टा फिर से एक नेगेटिव घूमेगा और क्या करेगा, इंसुलिन को जागृत करेगा, और इंसुलिन क्या करेगा, फिर उसको जो एक्स्ट्रा हो उसको मेटाबोलाइज करेगा। इस टाइप में क्या हुआ, हमारा दोनों
लेवल में रहा, बस हमको यही लिखना था कि हाँ ये नहीं पढ़ना था, आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस क्वेश्चन है ना, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, अब क्यों दिया पता नहीं, लेकिन आपके पास वो एक्सक्यूज कर सकता है कि हाँ आप दूसरा क्वेश्चन टच कीजिए। हाँ पेंडेमिक ये सब भी नहीं पढ़े थे, आपके नेक्स्ट सेशन से आया है। मॉर्बिडिटी आप पढ़े थे तो लेकिन आपके कुछ एक बुक्स में ये सब वर्ड्स दिया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एलिसा टेस्ट का। आप सिर्फ नाम सुने होंगे कि इसके लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं, इतना ही सुने होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि उसके बाद तो ये क्वेश्चंस आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस है, बट क्या करेंगे, दे दिया तो, क्योंकि ये लोग एग्जामिनेशन कमेटी अपना गलती तो मानता है नहीं। ये एक फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्यों पढ़ना आपका जीसीपी में, नहीं पढ़ना है क्या? हेल्थ एजुकेशन हम पढ़ेंगे ना, हमको तो सिर्फ सिम्टम्स पढ़ना था, प्रिवेंशन पढ़ना था, और क्या ट्रीटमेंट पढ़ना था, क्या दवाई इसमें लगता है, और थोड़ा बीमारी के बारे में हमको पढ़ना था, ये पढ़ना था। फार्माकोलॉजी में हम मैकेनिज्म या ड्रग्स यूज ये सब टोटल डिटेल पढ़ेंगे ना, या हम लोग क्या पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ये सब जनरली पढ़ेंगे, बट अब क्वेश्चंस दे दिया, पता नहीं क्यों दिया। उसके बाद और फिर क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काउजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो ये आप पढ़े हैं क्या? HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पूछ रहा है, तो चूंकि STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शंस के कारण ये बीमारी हो सकता है। नीडल्स अगर इन्फेक्टेड पर्सन का आप यूज कर रहे हैं तो उससे हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर्स से बच्चों को हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, इवन ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये बीमारी फैलता है, या ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं तो वहां से फैलेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन दूसरा इसी में है कि जो HIV पेशेंट्स हैं वो ससेप्टेबल हैं कम्युनिकेबल डिजीज के दूसरे हर एक बीमारी से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। तो जब हम एड्स पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम क्या पढ़े थे कि ये क्या करता है कि हमारे CD4 सेल्स, तो CD4 सेल्स क्या होता है कि बेसिकली हमारा WBC काइंड ऑफ WBC है, ग्लाइकोप्रोटीन है, काइंड ऑफ WBC आप समझिए। तो ये क्या करता है, हमारे WBC को बहुत कम कर देता है, और WBC क्या करता है, हमारा फाइट करता है। तो जब अब हमारे पास सोल्जर ही नहीं है तो क्या होगा, कोई दूसरा आ जाएगा। तो एड्स खुद क्या करता है कि सिम्टम्स लाता है हर एक बीमारी का, वो खुद एक बीमारी है ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है कि भाई तुम भी आ जाओ, हम इसका टोटल इम्यूनिटी खत्म कर दिए हैं, टीबी आ जाओ, कफ आ जाओ, जितने तरह के बीमारी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जितने तरह के बीमारी है, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, सभी को बुला लेते हैं। तो जैसे ही हमारा WBC कम हो गया तो क्या हो गया कि आदमी को कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, कोरोना होता तो कोरोना भी उसको हो जाता, टीबी हो गया तो टीबी से लोग मर जाएगा। तो वो क्या किया कि हमारे इम्यून सिस्टम को इतना कम कर दिया कि जितना दूसरा दूसरा बीमारी है सबके लिए वो एक घर बना देता है। तो तो यही इसका आंसर है कि वो कैसे किया, तो हमारे WBC को सीधा कम कर दिया। तो उसके बाद जितने तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, वायरल इन्फेक्शन होंगे, फंगल इन्फेक्शन होंगे, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होंगे, सबको बुला लिया कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी यहाँ पे काम कर सकते हो अपना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी के लिए जनरल गाइडलाइन क्या है। तो लेप्रोसी हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज क्या, हाँ हाँ सेंसेशन लॉस हो जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ दवाई के बारे में पूछा है कि हम ट्रीटमेंट कैसे करें। तो बेसिकली लेप्रोसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो हाँ क्या, बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, बैक्टीरियल बीमारी है तो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। और एंटीबायोटिक्स का सबसे खराब क्या चीज है, रेसिस्टेंट डेवलप करता है ना, 10 दिन यूज करेंगे 11वां दिन काम नहीं करेगा, रेसिस्ट कर जाता है। तो अब जो पहला इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ये हम लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 दवाई एक साथ यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीपल रेजिमेंट में हम यूज करते हैं कि एक दवाई से रेसिस्ट कर जाएगा, इसलिए हम 2-3 दवाई एक साथ यूज करते हैं।
और ये किस पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का बीमारी है। अगर मान लीजिए पैचेस कम है तो कम दिन के लिए करेंगे, 5 से ज्यादा पैचेस हैं तो उसको हम लोग मल्टी बैक्यूलरी बोलते हैं। तो टाइप्स कैसा है, कम पैचेस वाला है या ज्यादा पैचेस वाला है। ज्यादा पैच हो गया तो हम ज्यादा दिन का ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, 3 टाइप ऑफ ड्रग्स लेते हैं, रिफाम्पिन, डेप्सोने और क्लोफाजिमिन। डेप्सोने सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन तीनों को। हाँ, डेप्सोने आप लोग नहीं पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, डेप्सोने सुलेप्सोने सब रहता है। हाँ हाँ, डेप्सोने सब देते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, अगर कम पैचेस है तो 6 महीने के लिए देंगे, ज्यादा पैचेस है तो 12 महीने के लिए देंगे, 1 साल के लिए ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर ज्यादा पैचेस है, 5 से ज्यादा पैचेस है तो। अगर नहीं रेसिस्ट किया तो तब ये तीनों चलेगा। लेकिन अगर रेसिस्ट कर गया तो हम लोग क्या किया, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में जाएंगे, दूसरा एंटीबायोटिक्स लेंगे। तो दूसरा जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, मिनोसाइक्लिन है और क्विनोलिन है। ये भी हम लोग 6 महीने तक लेते हैं। उसके बाद फिर 18 मंथ्स तक हम लोग क्लोफाजिमिन इसके साथ ऐड करते हैं। तो ये क्या है कि जो बीमारी वाला है ये आपको एक्यूरेट याद करना पड़ेगा। ये WHO का गाइडलाइंस है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपने ट्रीटमेंट में सीधा सिंपल पढ़ा होगा, डेप्सोने, रिफाम्पिन और क्लोफाजिमिन, 3 दवाई पढ़े होंगे। लेकिन जब गाइडलाइंस दे देता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि हमको अगर रेसिस्ट नहीं किया तो हमको ये लेना पड़ेगा, और रेसिस्ट कर गया तो सेकेंड लाइन ड्रग्स में हम जाएंगे और ड्रग्स का नाम लिखना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना तो नहीं था लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चंस दे दिया है। डिप्लोमा लेवल के लिए तो ये काफी ज्यादा टफ है, काफी टफ है। इतना देना नहीं चाहिए, इसको सिर्फ ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेप्रोसी के साथ प्रिवेंशन दे देता, उसके साथ ट्रीटमेंट दे देता, तो 3 दवाई आप लिख देते। डेप्सोने सब आप पढ़े हुए थे, लेकिन अब उसके साथ कितना मंथ के लिए चलना है, किस के लिए कितना मंथ के लिए चलना है, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, ये गाइडलाइन पूरा पूछ लिया है आपसे, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सिफिलिस, ये पढ़े होंगे आप क्या। तो सिफिलिस रहे, गोनोरिया रहे या एड्स रहे, एसटीडी पूछा है, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन तीनों का सेम हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, किसिंग, ये सब हो जाएगा। प्रिवेंशन भी यही है कि नॉट इंडल्ज इन मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अवॉइड गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह वगैरह, जितना भी एसटीडी में आएगा वो तीनों के लिए सिमिलर हो जाएगा। आई थिंक ये सभी अटेम्प्ट किए होंगे, क्या इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है कि केमिकल नेम, फिजियोलॉजिकल रोल और डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, सभी विटामिन के बारे में लिखना है। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, केमिकल नेम रेटिनोल, रेटिनोल, रेटिनोल बोलते हैं। और इसका मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, पहले तो हमको आंख के लिए चाहिए, दूसरा एपिथेलियल ग्रोथ और इसके स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। इसकी कमी के कारण हमको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, सबसे इजी है। या आंख रिलेटेड और भी कुछ बीमारी लिख सकते हैं, ग्रोथ कम हो जाएगा, केराटोमेलेशिया होता है, जरप्थोमेलिया होता है। बट ओके, नाइट ब्लाइंडनेस लिखेंगे एनफ था, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, एक भी लिखते तो चलता। उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरोल। विटामिन डी क्यों चाहिए, हमारे हड्डी मजबूत होने के लिए चाहिए, बोन्स और टीथ के लिए चाहिए। नहीं पढ़ना था, उसके साथ ही तो नाम लिखा रहता है, विटामिन ए, रेटिनोल। क्या डेफिशिएंसी भी था। तो केमिकल नेम मान लो, अगर तुम क्यों क्यों नहीं केमिकल नेम रहेगा, एक को तो जनरली सभी को पता ही होता है कि विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं। आपके एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो इंपॉर्टेंट था। एमसीक्यू में आपको पूछता है नियासिन्स को क्या बोलते हैं, कौन से विटामिन बोलते हैं, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स में, ये तो बोलते हैं पढ़ के जाने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है चारा, नियासिन है कि क्या है। अगर मान लीजिए आपने ये अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो विटामिन, हाँ तो चलिए केमिकल नेम आपने छोड़ दिया है तो बाकी तो लिखे होंगे ना। तो केमिकल नेम में कितना नंबर दिया होगा, केमिकल नेम में उतना बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं, अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है उसमें। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं, जो हमारे रोडोक्सिन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, मेनली ये आई हेल्थ के लिए जरूरी है। इससे डेफिशिएंसी हमारा क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, सबसे कॉमन, एक याद रखिए काफी है।
विटामिन डी को हम लोग कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, और इसका यूज कहाँ पे हो रहा है जनरली? बोन्स एंड टीथ के लिए। इसके लिए बीमारी क्या होता है? रिकेट्स होता है, या हड्डी वाला कोई बीमारी हो जाएगा, ऑस्टियोमैलेशिया हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। विटामिन ए को हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं। बेसिकली विटामिन ई का बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है वर्क, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं कभी कभी इसको। और इसके कमी के कारण क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी है तो स्टेरिलिटी हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाएगा, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया हो सकता है। विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। चलिए ये याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बाकी विटामिन के हमको क्यों जरूरी होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है, क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करता है। तो अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा जल्दी, क्या हेमरेज हो सकता है हमको। ब्लड क्लॉट नहीं किया, हेमरेज हो जाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। ओके, तो विटामिन के हमको क्या होगा कि क्लॉटिंग हमारा नहीं होगा, तो क्लॉटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? हेमरेज टाइप का कोई बीमारी हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या होगा कि प्रोथर्मिन सिंथेसिस करता है, वो सिंथेसिस नहीं होगा हमारे बॉडी में। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, जो मेनली क्या था? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से ही आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं, विटामिन बी टू को क्या बोलते हैं। ये एमसीक्यू में पहले प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। तो विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं? थायमिन। नहीं पढ़े हो तुम तो इसका, तुम यहाँ नहीं भी पढ़े होगे चलो, लेकिन तुम बायोकेमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे। बायोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़े हो? बायोकेमिस्ट्री में तो केमिकल नेम है क्या? बायोकेमिस्ट्री में भी विटामिन पढ़ना है विथ केमिकल पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री में तो तुमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और ये आपके एमसीक्यू में भी आया आता है कि बी वन को क्या बोलते हैं, बी टू को क्या बोलते हैं। उसके बाद अब आपका क्या है कि विटामिन, चलिए खैर अब जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? क्या पूछा नहीं पूछा उसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग नया शुरू कर रहे हैं। तो विटामिन बी वन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे इजी आप यही जान लीजिए कि बी वन रहे, बी टू रहे, बी थ्री रहे, बी फाइव रहे, कोई भी रहे, उसके लिए अगर कुछ उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन याद नहीं है तो आप लिख दीजिए एक्ट एज अ को एंजाइम, ठीक है? और मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प, ठीक है? क्योंकि अभी आप जितना पढ़ेंगे ना, जनरली कोएंजाइम्स के लिए काम करता है, कोई भी टाइप का कोएंजाइम्स काम करेगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म में वो पार्ट करेगा। पूरा बी कॉम्प्लेक्स के लिए आप ये बात लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये इजी रहेगा, हर एक को याद करने से अच्छा है कि हम उसको याद कर ले कि वो कोएंजाइम्स है और मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो विटामिन बी वन है तो जनरली इसको हम लोग नॉर्मल ग्रोथ के लिए यूज करते हैं या कोएंजाइम्स के लिए यूज करते हैं। इससे बीमारी क्या होता है बी वन के लिए? बेरी बेरी, बचपन से पढ़े होंगे बेरी बेरी। बी टू को रिबोफ्लेविन बोलते हैं, ये भी एक्ट एज अ कोएंजाइम्स करता है रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। इसके लिए हमको क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। बी थ्री को नियासिन बोलते हैं, ये भी कोएंजाइम्स के लिए काम करता है, पेलग्रा होता है इससे। बी फाइव को पेंथोथेनिक एसिड्स बोलते हैं, ये भी कोएंजाइम्स ए का फॉर्म है। इससे हमको क्या होता है? डर्मेटाइटिस हो सकता है, या हमको क्या पैर वैर में कभी कभी जलन देने लग जाता है तलवा में, तो बी फाइव की कमी के कारण होता है। बी सिक्स को पाइडोक्सिन्स कहते हैं, ये भी कोएंजाइम्स की तरह काम करता है, जिसको डर्मेटाइटिस हो सकता है इससे। बी सेवन को बायोटीन बोलते हैं, कोएंजाइम्स की तरह काम करेगा। बी नाइन को फोलिक एसिड्स बोलते हैं, और ये फोलिक एसिड्स कहाँ कहाँ काम करेगा? आरबीसी मैचुरेशन, ठीक है? आरबीसी जो मैच्योर हो रहा है उसमें ये काम करता है। अब आरबीसी मैच्योर नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया, ऑब्वियस। विटामिन बी टू 12 से तो पर्निशियस एनीमिया की वजह से काउज होता है। विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? सारा अब लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वेरियस कोई एक स्पेसिफाई नहीं किया है, लिखा है डिफरेंट वेरियस विटामिन। तो आपको जितना याद है सब लिख दीजिए। तो हम नोट्स में सारा दे दिए, ठीक है? जितने तरह का 4 तरह का विटामिन है ना, एडीई के, एडीई के प्लस बीसी, तो हम सारा दे दिए। बाकी आपको जितना याद है उतना याद रखिए, उतना लिखिए। मार्क्स देख लीजिए कितने का, 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन था ना, तो देख लीजिए कितना लिखना है आपको। चार्ट हम यहाँ नोट्स में चार्ट ही दिए आपको। यहाँ पे हम जो आपको आज भेजेंगे वो चार्ट ही है, ठीक है? पहले विटामिन का नाम दिए, फिर उसका केमिकल नेम दिए, फिर उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, फिर फोर्थ में क्या डेफिशिएंसी काउज कर रहा है।
हाँ, हम जो आज भेज देंगे तो हम वैसे ही नोट्स दिए। उसके बाद है कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट, हाउ द डायबिटीज मेलाइटस प्रोवोक हार्ट फैलियर। ठीक है, ये क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, प्रिवेंशन टाइप का पूछ रहा है कि डायबिटिक पेशेंट्स का केयर कैसे कर सकते हैं, बट जो सेकेंड क्वेश्चन है वो लिख रहा है डायबिटिक मेलाइटस प्रोवोक कैसे करता है हार्ट फैलियर। क्वेश्चन घुमा दिया, पूछना नहीं चाहिए इसको, बट जो क्वेश्चंस बनाए हैं क्या कर सकते हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो पहले डायबिटिक केयर का क्या करेंगे, डायबिटिक है कोई आपके घर में तो आप उसको कैसे करेंगे, पहले तो हम शुगर को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि शुगर के कारण दूसरा चीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कार्डिक फेल्योर हो सकता है, रेटिनोपैथी आंख वाला बीमारी हो सकता है, ब्लाइंडनेस क्रिएट हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तुम यही करें कि हमेशा ब्लड शुगर मेंटेन करते रहें क्या, तो उसके लिए हमको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, आप घर में वो रखिए, क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर करने के लिए आता है ना नीचे में भी, जिससे आप लोग ब्लड चेक करते हैं, सॉरी शुगर चेक करते हैं, हाँ ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर ग्लूकोमीटर रखिए, उससे आप क्या करते हैं, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, खुद का आदमी खुद से चेक कर सकता है ग्लूकोमीटर में, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलते रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ज्यादा हुआ तो आप उसको कट ऑफ कर देंगे अपना। दूसरा क्या कर सकते हैं कि स्मोकिंग नहीं कीजिए, स्मोकिंग क्या करता है कि आपका, हाँ कोई भी तरह का, ठीक है, कोई भी तरह का स्मोकिंग अगर खुद आदमी कर रहा है तो स्मोकिंग क्या करेगा, उसको और इरिटेट कर देता है, तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ट्रिगर कर देता है और ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। स्मोकिंग हर एक चीज के लिए खतरनाक है, जितना अल्कोहल नहीं खतरनाक है उतना ज्यादा खतरनाक स्मोकिंग है, ठीक है। अल्कोहल बहुत खतरनाक नहीं है, कंपेरिजन वो भी खराब है, अच्छा नहीं कि हम अच्छा मान रहे हैं उसको, बट स्मोकिंग की तुलना में वो ज्यादा कम खतरनाक है, स्मोकिंग ज्यादा खतरनाक, हर एक तरह को ये ट्रिगर करता है, हर एक बीमारी को ये ट्रिगर करता है। उसके बाद क्या कीजिए कि लो फैट डाइट में आइए, क्या हमको कार्बोहाइड्रेट्स को कट ऑफ कीजिए, हेल्दी हम खाना खाएं, फाइबर्स हम ज्यादा ले, क्योंकि माना जाता है कि जो फाइबर्स है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, हमारा शुगर लेवल कम कर रहा है, तो हम फाइबर्स ज्यादा ले, एक्सेसिव अल्कोहल नहीं ले, तो ये सब हम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, या हम अपने पेनक्रियाज वाला एक्सरसाइज करें, जैसे कि हमारा जो इंसुलिन है वो बनना शुरू हो जाए, बाबा रामदेव ऐसा बहुत सारा एक्सरसाइज बताते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप काफी टायर्ड हो जाते हैं, जिसको डायबिटीज होता है वो थके थके आदमी दिखते हैं, आपके लैब टेक्नीशियन सोते रहते हैं ना दिन भर, डायबिटिक है बेचारा, उनका कोई गलती नहीं है, तो उनको क्या होता है कि ब्लड फ्लो सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिला नहीं तो आदमी क्या हुआ, थका थका ऑब्वियस लगेगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि इसको मेंटेन करें कि चलते रहे, तो हमको क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, लेजीनेस नहीं आएगा, तो ये सब हम करेंगे। उसके बाद दूसरा स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण आपका शुगर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, ग्लूकोज बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, उतना तेजी के साथ आप कार्बोहाइड्रेट्स भी खाएंगे तो भी नहीं बढ़ेगा जितना स्ट्रेस के कारण बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस आप लेते हैं आपके जितने भी हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सब ऊपर नीचे हो जाता है, सारा जितने भी हार्मोनल चीज डिपेंडेंट है स्ट्रेस के कारण, सारा चीज क्या बोलते हैं उलट पुलट हो जाता है टोटल। तो स्ट्रेस के कारण आपका डायबिटिक लेवल बहुत हाइपर हो सकता है, और दूसरा हाइपरटेंशन भी हो सकता है, तो स्ट्रेस को सीरियसली नहीं लेना है। तो पहला तो हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम, क्वेश्चंस हमको क्या पूछा है कि ये कि डायबिटीज मेलाइटस जो है हमारा हार्ट फेल्योर को कैसे प्रोवोक कर सकता है। अगर आपको डायबिटिक है, मतलब आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो आप हार्ट फेल्योर कैसे हो सकता है, कैसे होगा अशोक, कैसे होगा, कैसे होगा ऋतिक, देखिए नॉर्मल हमको ब्लड ग्लूकोज चाहिए ब्लड्स में, ताकि वो दूसरों को एनर्जी पहुंचा सके, हर एक सेल्स को, लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, डिपॉजिट करेगा। ये चीज बताए हैं कि कोई भी चीज हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, जाके दूसरे का मेल फंक्शंस करेगा, तुम्हारे घर में ज्यादा लोग आ गए तुम्हारे रूम में बैठेंगे, तुमको डिस्टर्ब कर देंगे, एक दिन तुम बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन 10 दिन तुम्हारे रूम में रहेंगे तो तुम्हारा जो नेचुरल थिंग है जो तुम डेली कर रहे हो वो तुम्हारा अजीब हो जाएगा, तुमको डेली 2 घंटा पढ़ना तुम नहीं पढ़ पाओगे,
वो है उसका बकबक उनको सुनना पड़ेगा। तो सेम चीज हमारे बॉडी में भी होता है, कोई भी चीज हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा वो कहीं जाके डिपॉजिट होगा, और जहां पे भी डिपॉजिट होगा तो उसका मेल फंक्शन शुरू हो जाएगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस। तो अब जैसे ही ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ा तो क्या हुआ, उसको जितना काम करना है उतना तो शुगर काम करेगा, सभी सेल्स को जाके एनर्जी देगा, जो देना है वो दे देगा। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा है इसके पास, क्या ग्लूकोज हुआ मतलब शुगर बहुत ज्यादा है इसके पास, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आर्टरीज में हमारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो अब क्या हो जाएगा, स्टॉक, हाँ स्टिक करने लग जाएगा। तो स्टिक जैसे एक जगह जमा हुआ दूसरा भी चीज वहां पे जमा होने लगा, आर्टरीज हमारा खुद बहुत पतला है, अब वहां पे कुछ जमा हुआ तो वो क्या करेगा, ब्लॉक कर दिया, पहले तो बीपी बढ़ा देगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर फर्दर रास्ता ब्लॉक कर देगा, धीरे धीरे वो पूरा आर्टरीज में यहाँ पे मान लीजिए जमा हुआ, जमा होते 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 बंद करते करते पूरा बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया तो फिर ब्लड कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन खत्म। तो इसी टाइप से कोई भी चीज ब्लड आगे बढ़ेगा ही नहीं, सारा न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएगा, सारे को सीज कर देगा, तो क्या हो जाएगा हमारा हार्ट प्रॉब्लम, आर्थरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट किया, हाई बीपी शुरू किया, मतलब प्रोवोक कर देगा हार्ट फेलियर को। तो इस टाइप से ये डायबिटिक जो है हमारा हार्ट फेल्यूर वाला जो भी क्वेश्चन था उसको प्रोवोक कर रहा है, हार्ट फेल्यूर को प्रोवोक करता है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर क्या होता है, सीपीआर वो तो लिखे ही होंगे आप लोग, सीपीआर कैसे करते हैं, एक तरह का लाइफ सेविंग टेक्निक्स है। हाँ हाँ, तो ये तो हमको लगता है सभी लोग लिखे ही होंगे, क्या प्रोसेस भी लिख दिए होंगे, सभी को अच्छे से याद होगा सीपीआर। हाँ सीपीआर, सीपीआर के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। उसके बाद है कि डिफिशियंसी काउज्ड बाय प्रोटीन, प्रोटीन से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्वारसियोर और मेरास्मस होता है, तो दोनों क्या है कि दोनों में क्या क्या चीजें हैं, तो एक में मोटा बच्चा वाला एग्जांपल दिए थे, एक में पूरा स्किनी टाइप का बच्चा वाला एग्जांपल दिए थे, वही आपको लिखना था, लिखे ही होंगे आई थिंक, फुल्ली लिखे होंगे, 16 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स तो आना ही चाहिए था इसमें, क्या और कुछ मार्क्स आपको एमसीक्यू में आया होगा। उसके बाद 8 मार्क्स का होगा ना, ओके ओके ओके। ये क्या किया कि जो आपके नंबर वाला क्वेश्चन था उसको कम कर दिया है ना, मार्किंग उसका कम कर दिया, जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया सिलेबस से उसका मार्किंग कम कर दिया, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसको 8 मार्क्स में कर दिया है ना। हाँ यही किया है, इसलिए अब ज्यादा बच्चे फेल किए हैं, क्योंकि एचएससीपी में फेल करने का मतलब ही नहीं बनता है, थोड़ा भी जिनको जानकारी होगा ना फेल नहीं करेगा। अब क्या ही बोले इन लोग, क्या किया भगवान जाने। क्या दूसरा क्वेश्चन है डिसइंफेक्शन प्रोसीजर फॉर फीसेस यूरिन एंड रूम। फीसेस यूरिन के लिए क्या करते हैं, कोई भी कंटेनर्स में लेंगे, इम्परवियस कंटेनर्स में लीकेज नहीं हो, उसमें हम लोग 8% ब्लीचिंग पाउडर मिलाएंगे या फॉर्मलिन सॉल्यूशंस मिलाएंगे या 5% फिशॉल मिलाएंगे, 2 घंटे तक रहेंगे, उसके बाद उसको ड्रेन में फेंक देंगे। रूम्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो फूमिगेट करते हैं या कुछ पोछा वोछा टाइप लगाते हैं, मॉप्ड करते हैं। मॉप्ड करेंगे तो क्या चीज से करेंगे, कुछ अल्कोहल या फॉर्मेलिन टाइप का लेंगे, या सर्जिकल रूम देखे होंगे आप लोग, सर्जरी करने से पहले फूमिगेट करते हैं उसको, नहीं जानते हो, या इंडस्ट्री सबको भी बीच बीच में क्या करेगा, इंडस्ट्री मतलब कहीं पे भी इंडस्ट्री है उसको फ्यूमिगेट करता है, उसको फॉर्मल्डिहाइड से क्या बोलते हैं, गैसियस से गैस छोड़ता है, 2 दिन बंद करके छोड़ देता है, उसके बाद फिर खुद ही वो पूरा दरवाजा दरवाजा बंद करके 2 दिन उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस टाइप से क्या करता है, डिसइंफेक्ट करता है, चाहे वो हॉस्पिटल रहे, सर्जिकल रूम रहे या कोई भी रहे। इंडस्ट्री सबको 2 दिन के लिए जनरली बंद करता है, हॉस्पिटल सबको 12 घंटे, क्योंकि उससे ज्यादा तो बंद कर नहीं सकता है। उसके बाद है इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन स्नेक बाइट, तो बहुत इजी है, सभी लोग लिखे होंगे, इसमें तो कोई किंतु परंतु वाला बात ही नहीं है। उसके बाद है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो नाम से ही पता चलता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से मिला है आपको, आप गए ट्रीटमेंट कराने, ठीक है, वॉशरूम इतना गंदा है, यूटीआई हो गया आपको, ऑब्वियस, क्या वॉशरूम गवर्नमेंट में जाइए बहुत गंदा रहता है, तो वहां पे आपको एक बीमारी लेके आए, जो बीमारी ठीक कराने गए वो ठीक हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, एडिशनल एक बीमारी जो आप लेके आए या जो भी इंफेक्शन लेके आए उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जनरली यूटीआई हो जाता है, जनरली आप हॉस्पिटल वाले एरिया में जाइए आपको यूटीआई हो जाएगा,
या हो सकता है उसका जो लिनेंस है, जो भी चीज बिठा है, उससे आपको डर्मेटाइटिस हो जाए, स्किन प्रॉब्लम हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी तरह का इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए या न्यूमोनिया हो जाए, क्योंकि वहां तो बहुत सारा आदमी भरा हुआ है, सारा कम्युनिकेबल वाला बीमारी वाला भी आदमी भरा होगा, वहां जाके जो आपको बीमारी हो रहा है, अलग सा बीमारी, आपका अपना बीमारी नहीं, दूसरा बीमारी है, किसी को देखने भी गए तो वहां से जो बीमारी लेके आए उसी को हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है। दूसरा है डिसइंफेक्शन प्रोसेस फॉर स्प्यूटम। ये क्वेश्चंस पढ़ाया गया है कि थूक जो फेंकते हैं लार्ज स्केल में या स्मॉल स्केल में, उसको कैसे किए, अगर लार्ज स्केल में है तो उसको बॉईल करते हैं प्रेशर पे, उसके बाद उसको दफना देते हैं, ऐसे अगर फेंकेंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज ऑब्वियस। या स्मॉल में है तो क्या करते हैं, उसको इमीडिएटली बर्न कर देते हैं या जिसमें भी रहे उसको बरीड कर देते हैं। उसके बाद है क्वेश्चंस की इम्यूनाइजेशन क्या है, क्या है, कोई भी चीज हम लेते हैं खुद को इम्यूनाइज करने के लिए, उस एक प्रोसेस को वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो वैक्सीन लेने की प्रक्रिया है जिससे हम अपनी एंटीबॉडीज को बढ़ा रहे हैं और ज्यादा जागृत करें, अपनी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उस एक प्रोसेस को हम लोग इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है ड्रग डिजीज ट्रांसमिशन। एक पैथोजन जो एक आदमी से दूसरे में फैल रहा है, यही हमारा डिजीज ट्रांसमिशन। क्या दो तरह से फैल सकता है, या तो डायरेक्ट फैलेगा या इनडायरेक्ट फैलाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैमिली प्लानिंग। ये तो सभी लोग लिखे होंगे फैमिली प्लानिंग क्या है, और इसका वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि शुरू से अंत तक बोले कुछ आए ना आए ये क्वेश्चन आना मस्ट है। शुरू से बोले थे तो ये तुमको लगता है टच किए ही होंगे, तो कहाँ तुम लोग का नंबर कट गया भाई।